किंगफिशर एयरलाइंस, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे कंपनीज ने अपनी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की हकीकत को कुछ समय तक छिपाए रखा। हम बात कर रहे हैं एबिटा की, यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड इमोर्टाइजेशन। ये सब कंपनीज काफी समय तक पॉजिटिव एबिटा दिखा दिखाकर अपनी हाई डेप्थ और फाइनेंशियल चैलेंजेस को छुपा रही थी। तो आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं एबिटा के बारे में। एबिटा एक प्रॉफिटेबिलिटी नापने का तरीका है जो बताता है कंपनी की ऑपरेशनल डिसीजंस कितनी सफल हुए हैं। ये रेवेन्यूज के उस हिस्से पे फोकस करता है जिसके ऊपर कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर, टैक्सेस और फिक्स्ड एसेट्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसे इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट किया जाता है। इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली अप्रोच में हम रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट मतलब जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है जो रेवेन्यू के साथ साथ बढ़ती है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब रोजाना के खर्चे जो होने ही होने हैं, चाहे प्रोडक्ट्स और सर्विस बिके या ना बिके। दूसरी अप्रोच में हम नेट इनकम से स्टार्ट करेंगे और उसमें टैक्सेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। नेट इनकम यानी सभी एक्सपेंसेस को निकालने के बाद जो पैसा बचा। टैक्सेस यानी कंपनी की ज्योग्राफी में है उस पर डिपेंड करता है, और इंटरेस्ट कंपनी के फाइनेंस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, यानी कि कंपनी ने कितना डेब्ट या फिर लोन लिया है। डेप्रिसिएशन यानी एक साल में कंपनीज की डेप्रिशिएटिंग फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि प्लांट्स, मशीनरी, इनकी वैल्यू कितनी कम हुई है। और एमोर्टाइजेशन का मीनिंग है कंपनी के इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक्वायर करने का खर्चा उसकी लाइफ टाइम के हिसाब से एनुअली डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पेटेंट लेने में 100 करोड़ का खर्चा हुआ है और उस पेटेंट की वैलिडिटी है 15 साल, तो 100 डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 6.67 करोड़ हर साल कंपनी का अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस हो गया 6.67 करोड़। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कंपनी के पास कितने पुराने एसेट्स है उस पर डिपेंड करता है। जितने पुराने एसेट्स उतने ही कंपनी के कम एक्सपेंसेस। आइए हम बात करते हैं इस रेशियो के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। पॉइंट नंबर 1, ये रेशियो जनरली कैपिटल इंडेक्स से इंडस्ट्रीज के प्लेयर्स को कंपेयर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जहां हाई वैल्यू एसेट्स होते हैं और इसलिए डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है। वहीं सर्विस ड्रिवन इंडस्ट्रीज में एबिट मैट्रिक्स यूज किया जाता है जहां पे ज्यादा एसेट्स नहीं होते और मेनली ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे बड़ा एसेट होता है। पर कुछ अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स एबिटा के यूज करते हैं क्योंकि वहां कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ज्यादा होती है। पॉइंट नंबर 2, ये हमें हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करता है। इस रेशियो से पता चलता है कि कौन से कंपनी ऑपरेशनल लेवल पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी का एबिटा जितना ज्यादा होगा कंपनी उतनी ही ज्यादा ऑपरेशनली बेटर है, ऐसा माना जाता है। पॉइंट नंबर 3, ये एक कंट्रोवर्शियल रेशियो भी है कि एबिटा नंबर्स नेट इनकम से बेहतर लगते हैं। कुछ कंपनीज जेट एयरवेज के तरह अपने एनुअल रिजर्व इस नंबर का ज्यादा फोकस करती है, नेट इनकम के खराब रिजल्ट को छुपाने के लिए कोशिश करती है। इसलिए अगर किसी कंपनी ने कभी अपने रिजल्ट्स में एबिटा की बात नहीं की और वो अचानक से इस रेशियो के बारे में बात करने लगे तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। कंपनीज जिनका कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है वो एबिटा बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर दिखाता है, जबकि कंपनीज एक्चुअली कैश फ्लो पे स्ट्रगल कर रही है। टू समराइज, एबिटा एक बहुत ही अच्छा तरीका है कंपनी का परफॉर्मेंस ऑपरेशनल लेवल पे देखने का, क्योंकि इस रेशियो में हमें सभी नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को हटा दिया है और कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, रीजन, टैक्स स्ट्रक्चर, इन सब का भी इम्पैक्ट इस नंबर पे नहीं है। ये रेशियो जितनी ज्यादा होती है उतनी बेहतर होती है, पर केवल इस रेशियो के तरफ से हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए और बाकी सभी प्रॉफिटेबिलिटी, लेवरेज, सॉल्वेंसी और एफिशिएंसी रेशियोज के बारे में जानकर ही हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जैसे महत्वपूर्ण डिसीजंस को लेना चाहिए।